यूरोपियन कंट्री में बात करें तो थोड़ा सा मामला जो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, और गल्फ़ कंट्री की बात करें तो मामला थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहता है। और जो ठगी वाली जो बात आती है वो ऑब्वियसली वो चीज़ होती है। जैसे इस फील्ड में जो ज़्यादातर लोग जो जा रहे हैं, कतर, दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, कुवैत, ज़्यादातर जो है लो कैटेगरी को लोग जाते हैं, क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। तो समझिए कि जितनी भी जॉब्स यूरोप के लिए पब्लिश होती हैं उसमें 10% ही प्रॉपर रहती हैं या फिर जेन्युइन जॉब रहती हैं, बाकी 90% फेक रहती हैं। तो यूरोप में फ्रॉड अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शहबाज और आप देख रहे हैं ट्रूथ इंडिया न्यूज़। बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं और कोशिश अब हमारी यही रहेगी कि आप लोगों को ढेर सारी धीरे धीरे हर फील्ड के बारे में जानकारी दें अपने वीडियो के माध्यम से। और अभी जो है बेसिकली बात करेंगे, शादाब जो हमारे फ्रेंड भी हैं और पहले जो है आपने इनको वीडियो में देखा भी होगा, तो ये इन गल्फ़ वगैरह में भेजने के लिए अभी लोगों को जो है भेजते हैं। सऊदी हो गया, कतर हो गया, दुबई हो गया, ये सब जगह पे, सारे जगहों पे ये भेजते हैं। तो बेसिकली बात करेंगे शादाब भाई आपसे कि जो है किन किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए जो लोग जाते हैं। क्योंकि बेरोज़गारी है तो एक देश से दूसरे देश लोग जाते हैं कमाने के लिए। वहाँ के जो है पैसा का ज़्यादा डिमांड भी है। जैसे वहाँ पे जो पैसा मिलता है तो वहाँ का 1 रुपया यहाँ पे 20 रुपया 22 रुपया ऐसे हो जाता है। तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए जाते हैं, अपने परिवार का पेट पालने के लिए जाते हैं। तो उनको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बहुत सारे ऑफिस वाले भी झांसा देते हैं, बहुत सारे लोग परेशान भी रहते हैं। बहुत सारे लोगों से मैंने ऐसे भी ऑफ कैमरा जब बात किया है तो पासपोर्ट वगैरह फंसा देते हैं, बहुत तरीके से बार्गेनिंग करते हैं। जो फील्ड में उनको भेजते हैं वो उनको काम नहीं मिलता है। तो आप कर रहे हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा और जी शुक्रिया, ध्यान देना चाहिए? जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपको आपके चैनल पे हमें इनवाइट करने के लिए। आपके दर्शकों को सलाम, आदाब, नमस्कार। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो आपने ये क्वेश्चन किया कि क्या क्या ध्यान देना चाहिए, और पासपोर्ट वगैरह रख लेते हैं ना, वो टॉपिक पे बात करते हैं। तो देखिए, काम तो ये जेन्युइन है, काम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लीगल वे में बिल्कुल काम होता है। इसमें फ्रॉडगिरी के जो चांसेस हैं, अगर आप जो ऑथराइज्ड एजेंसी है उसके साथ अगर आप काम करते हैं, डायरेक्ट काम करते हैं, तो वो काम करती हैं एक्चुअल, क्योंकि उनका संपर्क होता है किसी भी गल्फ़ कंट्री से या यूरोपियन कंट्री से। यूरोपियन कंट्री में बात करें तो थोड़ा सा मामला जो ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है, और गल्फ़ कंट्री की बात करें तो मामला थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहता है, क्योंकि जो भी एजेंसी भेजती हैं उनका लाइसेंस बनता है, बहुत ही हाई कॉस्ट का लाइसेंस होता है। लगभग बात करें तो 1 CR प्लस का लाइसेंस बनता है। तो वो उनके पास लाइसेंस होता है, मतलब लाइसेंस होल्डर होते हैं वो। तो वो कभी ये छोटी मोटी चीज़ें कर नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका ये बिज़नेस है, वो ये करना चाह रहे हैं, इसी से अर्न करना चाह रहे हैं, उनका प्रोफेशन है ये। अब जो ठगी वाली जो बात आती है वो ऑब्वियसली वो चीज़ होती है। लेकिन क्या होता है कि सब लोग जो इलिटरेट लोग हैं, जो जैसे इस फील्ड में जो ज़्यादातर लोग जो जा रहे हैं, कतर, दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, कुवैत, ज़्यादातर जो है लो कैटेगरी को लोग जाते हैं, क्योंकि अगर हाई कैटेगरी रहेगी तो कुछ ना कुछ वो इंडिया में कर लेंगे अर्निंग। तो लो कैटेगरी, चूँकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, तो मुश्किल से एक जनरल आदमी की बात करें तो 10,000 15,000 कमाना भी मुश्किल है। और ख़र्चे की बात करें तो 2-3 अगर मेंबर अगर हैं फैमिली में, तो आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि लगभग 25,000 30,000 तक खर्चा हो जाता है। स्कूलिंग वो फिर भी इतना कमाने के बावजूद भी अच्छी स्कूलिंग नहीं कर पाते लोग, है ना, अपने बच्चों को स्कूलिंग अच्छी नहीं दिलवा पाते हैं। अब हर आदमी चाहता है कि हम अच्छी स्कूलिंग दिलवाएं, मेरा मकान हो जाए, फ्यूचर में बच्चों के लिए कुछ हो जाए। तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो है गल्फ़ या फिर अब्रॉड। अब्रॉड मतलब कि अब्रॉड इन द सेंस कि यूरोप कंट्री, गल्फ़ यूरोप कंट्री दोनों जो है अब्रॉड में आ जाते हैं। लेकिन यूरोप कंट्री में बहुत सारे कंडीशन है जाने के लिए,
बहुत सारे क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे अकाउंट में आपके कुछ अमाउंट होना चाहिए, आपका प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आप जा पाएंगे। बहुत कंडीशन है। तो मतलब समझिए कि जितनी भी जॉब्स यूरोप के लिए पब्लिश होती हैं उसमें 10% ही प्रॉपर रहती हैं या फिर जेन्युइन जॉब रहती हैं, बाकी 90% फेक रहती हैं। तो यूरोप में फ्रॉड अभी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। अच्छा। यूरोप में ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें अट्रैक्टिव सैलरी दिखाते हैं। गल्फ़ के कंपेयर में सैलरी अच्छी मिलती है, मतलब 2-3 टाइम ज़्यादा मिल जाती है गल्फ़ के कंपेयर में। तो लोग सोचते हैं कि मैं डायरेक्ट जो है मैं अब्रॉड चला जाता हूँ या फिर डायरेक्ट मैं यूरोप चला जाता हूँ। तो अब यूरोप जाने के लिए चूँकि अब बहुत सारी कंडीशंस हैं, तो फिर सेकंड जो ऑप्शन आता है वो गल्फ़ आता है। तो गल्फ़ में लोग आसानी से जा सकते हैं। और क्वेश्चन जो है मैं पूरा, आपने 2-3 क्वेश्चन एक साथ कर दिया था। हाँ, तो गल्फ़ में जाने के लिए, जैसे यूरोप में तो आपने बताया कि चूँकि मतलब कि हैंडसम सैलरी की वजह से फ्रॉड का ज़्यादा चांसेस रहता है। हाँ। मतलब 10% झांसे में आ जाते झांसे हैं, में जो है आ जाते हैं। और उसमें जो है जो लोग ऑफिस खोल करके बैठे हुए हैं, झांसा तो वही देते होंगे, है ना? हाँ, झांसा। अच्छा, तो ये तो गल्फ़ में भी जो लोग जाते हैं, जैसे सऊदी जाने की मतलब कोशिश कर रहे हैं, कतर जाने की कोशिश कर रहे हैं, दुबई जाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो है भेजा गया था किसी और काम के लिए और जो है वहाँ पे काम कोई और उनको मिल रहा है, तो उनको दिक्कत होता है। या फिर बहुत सारे लोग जो है फंसा करके उनको रखते हैं, पासपोर्ट वगैरह रखे हुए हैं और जो है आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, इस तरह का भी जो है बात करते हैं। तो वो जो है कैसे ये एक्चुअली कैंडिडेट उस पर कैसे फोकस करें कि जो है कौन सी कंपनी अच्छी है? एक तो है कि वो फेसबुक वगैरह पे रेटिंग वगैरह देख लें, लेकिन चूंकि इलिटरेट लोग आप ही कह रहे हैं कि ज़्यादा जाने वाले हैं, तो वो गूगल फेसबुक उस हिसाब से तो चला नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे क्या देखना चाहिए उनको, और आप उनके लिए कैसा वर्क कर रहे हैं कि लोग इस तरीके से नहीं फंसे, क्योंकि आप भी वर्क कर रहे हैं इस फील्ड में, तो इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो फंसने वाली जो बात है, फंसाते वो लोग ज़्यादा हैं जो रोड पे घूम के एजेंटी करते हैं। अच्छा। इस फील्ड की भाषा में बोलते हैं एजेंटी। रोड पे जो घूमते हैं उनको भी एक्चुअली उतना नॉलेज नहीं है। अच्छा। तो होता क्या है कि अब वो चूंकि रोड पे हैं, किसी को फंसा देंगे तो वो फिर रोड से ही कहीं निकल जाएंगे। अच्छा। है ना? अच्छा। उनको कोई पकड़ नहीं पाएगा। तो इससे बचने के लिए कोशिश ज़्यादा ये करें कि डायरेक्ट ऑफिस से ही काम करवाएं। जैसे हमारा ऑफिस है पटना में, उड़ान ट्रेवल गाइड। तो ऑफिस से अगर आप काम करा रहे हैं तो अब आप चेक कर लीजिए, चेकआउट कर लीजिए कि कितने टाइम से ऑफिस चल रहा है, इनका वेबसाइट है कि नहीं है, ये कितने जेन्युइन है। मतलब कुछ मापदंड तो है ना, आधार तो है ना चेक करने का कि ये ऑफिस कैसे जेन्युइन हो सकती है। अगर कोई 4 साल 5 साल से एक ही जगह बैठा हुआ है बिजनेस करने के लिए, तो जाहिर सी बात है वो अच्छा ही करना सोचेगा। वो फंसाने लगेगा तो उसके ऑफिस में जो है भीड़ लग जाएगी, है ना, ऑफिस बंद हो जाएगा। तो ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए, जो भले ही आपके आसपास में एजेंट हैं, आपके गांव में एजेंट हैं। जैसे इस फील्ड में ज़्यादातर क्या है कि छोटे छोटे गांव हैं, गांव से लोग जा रहे हैं। शहर वाले तो थोड़ा सा पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ी शहर में रहते रहते जानकारी हो जाती है, लेकिन गांव वालों को तो एकदम जानकारी नहीं होती है। तो वो हिचकिचाते हैं ऑफिस आने में हिचकिचाते हैं। तो अब वो सोचते हैं कि कोई मुझे नज़दीक का कोई बंदा मिल जाए जो डायरेक्ट जो है ऑफिस से बात करके मेरा काम करा दे। गलती वहीं पे हो जाती है। तो अब उनसे वो बात करेगा। अब जब उनसे बात करेगा तो बोलेगा ठीक है भाई, मैं ऑफिस को जानता हूँ। वो हमसे बात करेगा। तो अब हम थोड़ी जान रहे हैं कि वो क्या चाह रहा है कैंडिडेट से। पैसे का लेन देन सब वो कर रहा है, ठीक। उसके दिमाग में क्या है, क्योंकि वो ऑफिस तो डाला नहीं है, उसकी नीयत कभी भी खराब हो सकती है, ठीक। तो ज़्यादा कोशिश यही करें इससे बचने के लिए कि आप कोई भी ऑफिस हो, डायरेक्ट आप ऑफिस पे आ जाइए। अच्छा। ऑफिस पे आके आप डायरेक्ट ऑफिस पे बात करिए, क्योंकि ऑफिस वाला कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा। जैसे कि सऊदी की है अगर बात करें, तो सऊदी में जैसे बिन लादेन कंपनी है, बिन लादेन ग्रुप है, आरामको है, ठीक है। तो ये सब कंपनी में जो भी अब कारपेंटर का वीज़ा अगर आ रहा है या फोरमैन का वीज़ा आ रहा है, तो बिन लादेन ग्रुप का अगर वीज़ा है तो लोग उसमें ज़्यादा इंटरव्यू वगैरह देते हैं।
Obviously। और एक होता है कि वहाँ पे हमारे जैसे आपके जैसे लोग गए और उन्होंने आरामको से काम उठाया कि हम आपका काम करवा देंगे। ठीक जैसे है। पेटी कॉन्ट्रैक्ट कैसे होता है हाँ। बिहार में भी, कि कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी दूसरी कंपनी या हाँ। कोई थर्ड पार्टी जो है हाँ, उसका कॉन्ट्रैक्ट हाँ, लिया हाँ। और उसके बाद अपने हिसाब से लोगों को हाँ। भेजना शुरू करता है। तो इसमें लोगों को दिक्कत होती है। अब लोग गए यहाँ से मान लिया सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए, लेकिन वहाँ पे उनको कभी लेबर में भी घुसा दिया, ये दिक्कत। इसके बारे में थोड़ा सा आप जो है पेटी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह का जो हाँ, होता है नहीं वो उसको clear ना कीजिए। उसको हाँ। जैसे अभी सऊदी की बात करें तो हाँ। उसको बोलते सऊदी नहीं, हर कंट्री में वो चीज़ है, हाँ। उसको बोलते हैं सप्लायर। हाँ, इसके सप्लायर बारे में कंपनी। थोड़ा सा, इसमें जैसे- लोग बहुत फंसते हैं। हाँ, जैसे सप्लायर का मतलब हो गया, जैसे इंडिया की भाषा में अगर बात करें तो एक ठेकेदार है, वो अपना सेटअप बनाया हुआ है और कंपनी से उसका कांटेक्ट है। कोई भी सिविल कंपनी हो गई, ऑयल एंड गैस कंपनी हो गई, फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी हो गई, इस कंपनी से उसका कांटेक्ट है कि और उसने वो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि हम आपको आदमी देंगे। जो सैलरी बनती है उसमें से कुछ परसेंटेज ये सप्लायर रखते हैं, यही उनकी कमाई है। अच्छा। हाँ, सप्लायर लोग की। ठीक, तो मतलब अगर सपोज आपको बोले कि 1200 सैलरी है या 1300 दिरहम या कतरी रियाल सैलरी है, तो उसका कुछ 50 दिरहम या 60 दिरहम वो पर कैंडिडेट वो अपना कमीशन रख लेते हैं। अच्छा। तो वो सप्लायर बोलते हैं उसको। तो ऐसा रेयर होता है कि अगर किसी काम में अगर आपको बोला जा रहा है कि भेजने के लिए, तो वो उस काम में नहीं डालेंगे। ये चीज़ जो होती है वो जनरली लो कैटेगरी में होती है, कंस्ट्रक्शन फील्ड में होती है। अच्छा। जैसे क्या है कि अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि हम मतलब कंस्ट्रक्शन के काम से भागते हैं। वो सोचते हैं कि कंस्ट्रक्शन में वो हमको ये फावड़ा न चलाना पड़े या धूप में ना काम करना पड़े। हर आदमी सोचता है ना, धूप रहती है तो गल्फ में गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, लोग सोचते हैं कि आउटडोर का काम ना मिले, इंडोर का काम मिले। तो कंपनी बोलती है कि ठीक है, आपको इंडोर में काम करना है, आप एक इलेक्ट्रीशियन है, उसकी हेल्प करेंगे आप, या फिर आप एसी टेक्नीशियन है या फिर प्लम्बर है, उसकी आप हेल्प करेंगे। तो अब ये एग्री हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, कभी कभी कंपनी के पास काम नहीं रहता है, क्योंकि वो लेबर ही कैटेगरी है ना। अब यहाँ से तो बोल, यहाँ से ऑफिस पे काम आया, कंपनी बोली ठीक है कराएंगे आपको ऐसे काम। अब ऑफिस वाले ने वैकेंसी निकाली कि मेप हेल्पर का काम है। मेप हेल्पर मतलब हो गया कि मैकेनिकल, ये इलेक्ट्रीशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, इन लोगों के अंडर में काम करना रहता है। तो आदमी सोचता है कि उसके साथ में काम करेंगे और आगे सीख भी जाएंगे, तो वो इंटरेस्ट आ जाता है उसको कि और ज़्यादा मतलब सीख जाएंगे और आउटडोर का काम रहेगा नहीं, मजदूर वाला काम नहीं रहेगा। तो अब ये जब यहाँ से भेजते हैं, जब तक उनके पास काम रहता है, जैसे अब सप्लायर कंपनी क्या करती है, अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करती है। एक कंपनी में सपोज इलेक्ट्रीशियन का काम है ज़्यादा, तो लगा दी, तो इलेक्ट्रीशियन का काम वो कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब 4 महीना हो गया, 4 महीने के बाद उसके पास काम खत्म हो गया। अब वो आदमी बैठा है, अब उससे कंपनी को कुछ ना कुछ काम तो करवाना है। तो अब कंपनी सोचे कि क्या करें, ऐसे बैठा के तो सैलरी नहीं दे सकते, तो कोई कंस्ट्रक्शन है तो कंस्ट्रक्शन में लगा दिए। अब इस बात पर उनको एतराज़ हो जाता है कि कंस्ट्रक्शन में हमको लगा दिए। लेकिन ये रहता है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि कंस्ट्रक्शन में लगा दें, हो सकता है 2 महीना कंस्ट्रक्शन में लगा लेके फिर इलेक्ट्रीशियन में लगा दें काम, इलेक्ट्रीशियन के काम या प्लम्बर के साथ या ऐसे टेक्नीशियन के साथ में लगा दें, तो वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। हाँ, कुछ कंपनी ऐसी होती है जिसमें कंटिन्यूअसली, अब जानते ही होंगे आपकी अच्छी कंपनी खराब कंपनी, ये वर्ड तो चल ही रहे हैं। तो अच्छी कंपनी रहती है तो उसमें काम ज़्यादा रहता है, काम ज़्यादा है तो 2 साल उनके पास वही काम है तो कर लेते हैं, ख़त्म हो जाता है। तो ये चीज़ होती है जो लगाने वाली बात है। तो ये जाने वाले को तो पहले पता चल जाता होगा कि ये सप्लायर में हम जा रहे हैं या डायरेक्ट कंपनी में जा रहे हैं, है ना? ये तो एग्री करके जाते हैं। हाँ, ये बताया जाता है उनको। अच्छा। हाँ, अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है, कुछ लोग बताते नहीं हैं, हम लोग एकदम क्लियरली बताते हैं इस चीज़ को कि भाई सप्लायर है, हम कोई चीज़ आपको गलत नहीं बताएंगे, जो भी हम बताएंगे डिटेल वो एकदम प्रॉपर बताएंगे कि सप्लायर है, ये कंपनी में आप जा रहे हैं, ये काम है आपका, इतने घंटा ड्यूटी है, ऐसे ऐसे ड्यूटी है, इतने बजे इतने से इतने बजे तक काम करना है, बीच में 1 घंटा 2 घंटे का ब्रेक है, वो सारा एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन कुछ लोग क्या रहते हैं कि अब ड्यूटी बोल दिया 12 घंटा, कैंडिडेट बोला कि नहीं 12 घंटा बहुत ज़्यादा ड्यूटी हो जाएगा, कैसे जाएंगे सर, बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी। तो एजेंट जो वही बोल रहा हूँ, एजेंट बीच में है, एजेंट बोलेगा कि चल तेरा 10 घंटा ड्यूटी करा देंगे, अच्छा। जबकि है 12 घंटा ड्यूटी, वहाँ पे मैटर आ जाता है। तो फील्ड में
जो ऑफिसेज हैं वो अच्छा ज़्यादातर काम ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ट्रांसपेरेंट रहती है, क्योंकि झंझट नहीं चाहिए। हाँ। क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से आदमी यहाँ से लगा के भेजता है उनका वीज़ा, फिर वो जाके वहाँ से परेशान करें तो आदमी का पूरा काम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। हाँ, तो ये तो कभी नहीं चाहेगा ना आदमी। जो ऑफिस खोल करके बैठे हुए हैं वो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट रहते हैं। ट्रांसपेरेंट रहते हैं। और बीच वाले जो एजेंट रहते हैं वो उतना ट्रांसपेरेंट नहीं रहते हैं। चूंकि ऑफिस के पास कैंडिडेट ज़्यादा हैं, एजेंट क्या है कि उसके पास 5 आदमी मिलेंगे उसको, वो महीने का 5 आदमी टारगेट किया हुआ है, 5 आदमी भेजेगा। 5 आदमी में से एक मसले में फंस भी गया तो उसको वो झेल लेगा। मेरे पास महीने के 20 आदमी जा रहे हैं, 30 आदमी जा रहे हैं, 40 आदमी जा रहे हैं, इतने आदमी जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 10 आदमी मुझे परेशान करेंगे तो फिर मेरा काम खराब हो जाएगा ना। मैं काम कैसे कर पाऊंगा? कंपनी कभी नहीं चाहूंगा। कंपनी नहीं चाहती है कि ट्रांसपेरेंट चाहती है। कंपनी कभी नहीं चाहती है। अच्छा, ये कैसे होता है? ये जैसे कोई कैंडिडेट आया, आपने कोई वैकेंसी निकाला, कैंडिडेट आया, उसके बाद क्या पासपोर्ट वगैरह जमा लेते होंगे या जमा लेती होगी कंपनी, उसके बाद क्या मूफा, क्या उस तरह से क्या वीज़ा, मतलब लड़का आपसे मिला किसी वैकेंसी के लिए और उसको जाने तक लगभग कितना टाइम लगता है और इस बीच में क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है उसको, ये थोड़ा बताइए। ये अलग अलग कंट्री के अलग अलग कंट्री का अलग अलग है। जैसे सऊदी का अगर सऊदी की अगर बात करते हैं तो सऊदी में सबसे पहले अगर किसी को कोई वैकेंसी मिली, 2-3 टाइप से काम होता है। एक तो डायरेक्ट, एक तो पहले आप इंटरव्यू देंगे, क्लाइंट आता है इंटरव्यू लेने के लिए, इंटरव्यू दे के जा सकते हैं। दूसरा ये है कि आपको जैसे सपोज एसी टेक्नीशियन में जाना है, आपने एक वीडियो बनाया हुआ है, अच्छा वीडियो आप बना लीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं बढ़िया वीडियो बना लीजिए और उसमें जो टेक्निकल चीज़ें वो दिखाइए कि मैं ये कर लेता हूँ। ये नहीं कि खाली उठा रहे हैं रख रहे हैं, ऐसा नहीं, टेक्निकल वीडियो बना लिए। वीडियो क्लाइंट को हम यहीं से भेज देंगे, वो सऊदी में बैठा हुआ है, वो देखेगा, अगर उसको समझ में आता है वहीं से सिलेक्शन ले लेगा। अच्छा, तो अगर कोई टेक्निकल फील्ड में जा रहे हैं तो वीडियो कंपलसरी है। अच्छा, वो दिखाना है उनको। अच्छा, और अगर डायरेक्ट क्लाइंट आ रहा है तो फिर क्लाइंट से आप बात करिए, इंटरव्यू होगा, क्लाइंट तो क्लियर कर देगा ना वहीं पे कि आप में कितना टैलेंट है। तो ये 2 तरीका हो गया। तीसरा तरीका सीवी सिलेक्शन बोला जाता है। सीवी सिलेक्शन वो होता है कि लो कैटेगरी में जाना है, कोई ट्रेड वगैरह की ज़रूरत नहीं है, जैसे हेल्पर में जाना है, कोई ट्रेड की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप रिज्यूम भी नहीं बनाएंगे तो चल जाएगा, खाली पासपोर्ट दे दीजिए, फ़ोटो दे दीजिए, अच्छा, हो गया काम। क्योंकि करना क्या है, जाने के बाद हेल्प करना है, हेल्पर का काम है। तो ये है, ये सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद फिर सबसे पहले मेडिकल होता है सऊदी के काम में। अच्छा, हाँ, वहाँ तक हम आपसे अभी हम कोई पैसा आपसे नहीं डिमांड करेंगे, पैसा कोई भी नहीं लेंगे आपसे वो जैसे आपका सिलेक्शन हुआ आपको बोलेंगे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं जाने के लिए, आपका सिलेक्शन हो गया है। और ये ध्यान रखिए कि अगर आप इंटरव्यू देने के लिए आते हैं और अगर आप वीडियो भेजते हैं तो ये सोच के भेजिए, क्योंकि हम पहले आपको वैकेंसी भेज रहे हैं। अगर आप वैकेंसी देख रहे हैं और आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो ये सोच लीजिए कि अगर हम भेज रहे हैं तो हमको जाना है तभी हम भेज रहे हैं, नहीं तो ऐसे बिला वजह मत भेजिए, क्योंकि फिर वो टाइम वेस्ट हो जाता है। तो सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन करने के बाद हम आपको बोलेंगे कि आप मेडिकल करा लीजिए। आप जाएंगे मेडिकल कराएंगे। मेडिकल में अगर आप फिट आ जाते हैं, मेडिकल यहाँ पे पटना में भी आप करा सकते हैं, जिस स्टेट के भी रहने वाले हैं। बड़ी सिटीज़ में सेंटर्स होते हैं, यहाँ पे भी बहुत सारे सेंटर्स हैं पटना में। तो बिहार के कोई भी हैं जो किसी भी गांव से बिलोंग करते हैं, उनको पटना आना है मेडिकल कराने के लिए। मेडिकल करा लिए, मेडिकल में फिट आ गए। अब मेडिकल आप लेने जा रहे हैं, वहाँ से अब पेमेंट वाली बात शुरू होती है। अच्छा, वहाँ से अब आपको कुछ, चूँकि ऑनलाइन उधर पेमेंट करना पड़ता है, तो अब वहाँ से कुछ आपको पेमेंट करना रहेगा। पेमेंट वगैरह की जानकारी जो है ऑफिस पे हम दे देते हैं, आते हैं तो कैंडिडेट, तो वो पेमेंट करना है। फिर उसके बाद आपका फिंगर होता है सेकंड, आप जाते हैं फिंगर सेंटर में, वीएफएस सेंटर बोलते हैं, उसमें जाते हैं, आप फिंगर देते हैं। फिंगर आप दे दिए, आपका मेडिकल हो गया। अब आपका काम समझिए ख़त्म हो गया, दौड़ भाग का टेंशन ख़त्म। अब आपका ज़रूरत पड़ेगी पासपोर्ट, जो फिंगर रिपोर्ट है वो, और मेडिकल रिपोर्ट है वो, इतने पेपर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इतना ये पेपर फिर चला जाता है डायरेक्ट वीज़ा स्टैंपिंग के लिए। वीज़ा स्टैंपिंग के लिए जा रहा है तो समझिए अब आपको आगे का जो पेमेंट वगैरह का प्रोसेस है वो करना रहेगा। फिर उसके बाद कंपनी पे डिपेंड करता है, 10 दिन लग सकता है, 15 दिन लग सकता है, 25 दिन लग सकता है, जैसा वहाँ पे वहाँ का जो पेपर वगैरह का स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग वीज़ा आ जाता है। वीज़ा आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। वीज़ा जब ये सब आपका काम कंप्लीट हो जाता है तो हार्डली 10 दिन 15 दिन
1 हफ्ते से लेकर 15 दिन में वीज़ा आ जाता है। कभी ऐसा क्लाइंट, जैसे क्लाइंट को थोड़ा सा लेट करना है, भाई चलो अभी 1 महीने के बाद मेरे पास काम आएगा तब बुला लूँगा, या कहीं बिज़ी है तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अच्छा, ECR और ECNR, हाँ, ये भी एक टर्म जो है यूज़ होता है, ये क्या है? ECR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, अच्छा और ECNR का मतलब होता है इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। अच्छा। कोई भी पासपोर्ट होता है, हम्म जैसे अगर पासपोर्ट होता तो मैं दिखा देता आपको किसी का, खैर वैसे किसी का पासपोर्ट दिखाना सही नहीं है। हम्म ECNR जो रहता है उस पर नहीं लिखा रहेगा कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड, और ECR पासपोर्ट पे लिखा रहेगा इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड। मतलब जब भी आप किसी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं तो इमिग्रेशन होता है, उसका अलग से पेमेंट लगता है। अच्छा। तो हाँ, इमिग्रेशन सेंटर पे, इमिग्रेशन ऑफिस में इमिग्रेशन होता है, तो इमिग्रेशन का पेपर आपको मिलेगा, फिर आप फ्लाई कर पाएंगे, जा पाएंगे। और इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड है, अगर ECNR है सॉरी, तो उसको कुछ भी ज़रूरत नहीं है, वीज़ा आएगा डायरेक्ट उसका टिकट मिल जाएगा। इससे कंपनी को क्या मतलब फ़ायदा होता है, या जो लोग जा रहे हैं उनको क्या फ़ायदा होता है? इमिग्रेशन किसका चेक होता है, किसका नहीं चेक होता है? इमिग्रेशन चेक, जैसा बताया मैंने आपको, ECNR जो रहेंगे ना, वो 10th की मार्कशीट सबमिट करते हैं, अच्छा। तभी उनके पासपोर्ट पे ECR लिख के नहीं आता है, मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड नहीं लिखा रहता है उनके पासपोर्ट पे। अच्छा। नहीं लिखा, इट मीन्स कि आपका इमिग्रेशन नहीं होगा, आपका वीज़ा लगेगा, डायरेक्ट आप टिकट करा के जा सकते हैं। और अच्छा। इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड का मतलब है कि वीज़ा लगने के बाद, जब आपका टिकट होने से पहले उस बीच में इमिग्रेशन होगा। ये कहाँ पे होता है? जैसे पटना के लिए कहाँ पे होता है? बिहार पटना वाला में नहीं होता, ये ऑल इंडिया की एक वेबसाइट है। अच्छा। कोई अलग स्टेट वाइज नहीं है। अच्छा। इमिग्रेशन की एक वेबसाइट है। अच्छा। जो लाइसेंस होल्डर हैं, अच्छा। उनके पास लाइसेंस नंबर होता है, उसी लाइसेंस नंबर से होता है। जैसे हम भी ऑथराइज्ड हैं, मुंबई की कई ऑफिसेस से ऑथराइज्ड हैं, हम भी करते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम भी करके दे सकते हैं। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि जो बहुत सारी जो है जो इस तरह से जो खोले हुए हैं, जो बाहर भेजने का काम करते हैं, वो बहुत लैब वगैरह भी जो है मेंटेन रखते हैं। कहाँ लैब में जो है उनका जांच हो जाता है। जैसे इंटरव्यू वगैरह वाले आते हैं तो इंटरव्यू में एक बात करके आपसे जानने की कोशिश की, फिर कुछ काम वगैरह भी उस लैब में जा करके देखने की कोशिश करते हैं कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ये क्या है? ये थोड़ा सा वो बताइए। ट्रेड सेंटर बोलते हैं उसको। अच्छा। ट्रेड सेंटर होता है, स्किल टेस्ट सेंटर। अच्छा। जैसे कि कोई क्लाइंट आया सपोज इंटरव्यू लेने के लिए, आपका, आप इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि हाँ मुझे प्लम्बिंग का काम आता है, तो आपने बोल दिया, अब उसको प्रैक्टिकली देखना है, तो एक सेटअप होता है छोटा मोटा। अच्छा। हाँ, वहाँ पे तो वो उससे देख वो करके क्लियर हो satisfied जाता है। होते तो हैं। वैसे वो जो सेंटर्स होते हैं जो आप बोल रहे हैं, ट्रेड सेंटर होते हैं, तो वेल्डिंग का अलग होता है, मेसन का अलग होता है, शटरिंग कारपेंटर का अलग होता है, कारपेंटर का अलग होता है, सबके छोटे छोटे सेटअप्स होते हैं। हाँ, वो ट्रेनिंग भी आप वहाँ पे ले सकते हैं। अगर ट्रेनिंग, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर हैं जिनसे हमारे कांटेक्ट हैं, हम अच्छा। ट्रेनिंग दिलवा सकते हैं। अच्छा। तो वो ट्रेनिंग भी लेके आप सीख के भी जा सकते हैं, और अगर आप ऑलरेडी हैं तो वहाँ पे एक छोटा मोटा आपको टेस्ट प्रैक्टिकली करके दिखा देना रहता है। तो उससे क्या है, क्लाइंट को समझ में आ जाता है कि हाँ आपको काम आता है, और वो आपका सिलेक्शन कर लेता है। और यूरोप वगैरह के लिए अभी क्या वीज़ा का चल रहा है? अभी आसानी से मिलता है? यूरोप में तो सुनते हैं बहुत लफड़ा होता है। नहीं, यूरोप का जो है आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मुश्किल है। यूरोप के लिए आपका बहुत हाई प्रोफाइल होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि यूरोप में आपको यूरोप जाने के लिए आपको इंग्लिश ठीक ठाक आनी चाहिए, 70-80% तक इंग्लिश आनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा आपका कहीं से भी कोई रिकॉर्ड ज़रा भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब एजुकेशन से लेके कि आपने कौन से ईयर में एजुकेशन ये कंप्लीट किया है, कितना आपका क्वालिफिकेशन है। छोटे मोटे ट्रेड में आप नहीं जा सकते हैं, जैसे हेल्पिंग वगैरह के ट्रेड में आप जल्दी नहीं जा सकते हैं यूरोप कंट्री। अच्छा। आपके अंदर कोई स्किल डायरेक्ट, तो पहली बात बहुत मुश्किल है। इंडिया से अगर आप डायरेक्ट यूरोप जाना चाहेंगे तो मुश्किल है। फ्रेशर अगर आप हैं, उसके लिए आपका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। आप मतलब बैंक गारंटी भी देना पड़ता है। अच्छा। हाँ, बैंक गारंटी भी देना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि एम्प्लॉयमेंट वीज़ा नहीं मिलता, वर्क परमिट नहीं मिलता है। अगर मिल भी गया वीज़ा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुगाड़ करके चले गए, स्टडी वीज़ा पे चले गए, जिनका एज है, वहाँ जाके काम चालू कर दिए, या कोई विज़िट वीज़ा पे चला गया। लेकिन जाने के लिए ख़ास तौर से जो यूरोप कंट्री हैं, यूरोप में टोटल 52-54 कंट्री हैं, जिसमें
26 या 28 कंट्री जो है शेनेजन कंट्री बोली जाती हैं। पोलैंड हो गया, सेर्बिया हो गया, है ना, और माल्टा हो गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं। तो ये चीज़ होती है। हाँ, जा सकते हैं आप। जैसे अगर आप गल्फ़ 1-2 बार रिटर्न हो गए हैं, आप कुछ दिन से अर्निंग वगैरह कर रहे हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उस पर्टिकुलर ट्रेड में आप अप्लाई करके जा सकते हैं, काम आता है, ऐसा नहीं कि नहीं जा सकते हैं। लेकिन फ्रेशर के लिए जो ये आमतौर पे जो यूरोप एजेंसियाँ चिल्लाती रहती हैं, स्पेशली दिल्ली साइड, चंडीगढ़ साइड वगैरह से ज़्यादा आप सुनते होंगे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं वहाँ पे, दिल्ली और चंडीगढ़ साइड से। मुंबई में बहुत कम काम होते हैं इसके, क्योंकि मुंबई से जो काम होते हैं वो अच्छे काम होते हैं। तो अगर जेन्युइन काम रहेगा तभी मुंबई की एजेंसी निकालेगी। और दिल्ली चंडीगढ़ साइड में आप जाएंगे तो कोई भी छोटी मोटी एक छोटा सा एक सिंगल रूम का ऑफिस खोल के आदमी बैठा हुआ यूरोप का काम करा रहा है वो। अच्छा। हाँ, यूरोप को काम करा, यूरोप चले जाइए। वो एक तरीके से वहाँ झांसा ज़्यादा दिया जाता है। तो जा सकते हैं, लेकिन प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और एज़ कम्पेयर टू अगर आप इसे गल्फ़ की बात करें तो गल्फ़ में काफ़ी आसानी से जा सकते हैं। सबके लिए रास्ते खुले हैं, मतलब ईज़िली आप जा सकते हैं, ईज़िली आप जा सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे शादाब भाई से, और आपको ये पूरा जो है समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से फ्रॉड होता है, क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, किस किस तरह का वीज़ा होता है। आपको ये वीडियो हमारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।